is myself Moulina Mukherjee aka Mostly Medico और ये है हमारा लेक्चर 4 ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी सीरीज दैट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ओके, मैंने बीच में से इंक्लूजन बॉडीज का जो लेक्चर है वो बाद में कवर करवाया है क्योंकि वो मेनली वायरल्स में ही दिखता है और आपके वायरोलॉजी सेक्शन से ही वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जनरल वायरोलॉजी डिस्कस करने के बाद वो सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए उस वाले एक लेक्चर को छोड़ के हम लोग सीक्वेंस में ही जाएंगे और सीक्वेंस में ही जा रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे तो आई हाईली रिकमेंड कि आप देख लीजिए क्योंकि मैं इस वीडियो में पिछले वाले लेक्चर्स को भी रिवाइज करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। ओके, थैंक यू। चलो अब पहले हम पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल मोटिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्लैजेल्ला मेन ऑर्गन होता है और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि पिली एंड फिम्ब्री, इनके बारे में। फ्लैजेल्ला में कौन सा एंटीजन होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक था एफ एंटीजन, एक था एच एंटीजन। फ्लैजेल्ला में होता है कौन सा वाला होता है, एच वाला। और फिर एफ वाला कौन से में होता है, फिम्ब्री में या फिर पाइलाई में, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोटिलिटी में एक्टोफ्लैजेल्ला, एंडोफ्लैजेल्ला। एंडोफ्लैजेल्ला होता है स्पाइरोकिट्स में। स्पाइरोकिट्स का ट्रिक मैंने आपको बताया था, विच वाज स्पाइरल बेल्ट, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा, ट्रिपोनिमा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि टाइप्स ऑफ मोटिलिटी में डार्टिंग मोटिलिटी याद कीजिए, विब्रियो, स्टेटली मोटिलिटी, बैसिलस, स्वार्मिंग मोटिलिटी, प्रोटियस, ये सब हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था, मैं वो भी आपको बता रही हूँ, आप याद करते जाइए। ऐसे ही हम लोग रिवर्स लर्निंग करते हैं, ठीक है। इसे रेट्रोग्रेड स्टडी मेथड कहा जाता है, इससे हमारे ब्रेन को एक्टिव लर्निंग की आदत पड़ती है। ओके, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फ्लैजेल्ला का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आप बताइए क्या क्या था, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में फ्लैजेल्ला में एक डिफरेंस था, वो क्या डिफरेंस था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना एक्टिवली सुन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल स्पोर। मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया स्पोर तभी बनाता है जब उसके आसपास का एटमोस्फियर, आसपास का एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो, यानी कि उसे ऑक्सीजन, खाने पीने की कमी हो, तब, ठीक है। बैक्टीरिया के स्पोर को मैंने बताया था कि बैक्टीरिया का सो जाना, इससे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, उससे आपको इस लेक्चर में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो, आप स्पोर में मैंने बताया था कि 7 स्टेप्स ऑफ स्पोर का साइकिल आपको याद है ना। फर्स्ट वाला स्टेप था एक्सियल फिलामेंट, उसके बाद क्या था, उसके बाद था एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हो जाना, उसके बाद था क्या, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो जो जेनेटिक मटेरियल था उसका अंदर आना, सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर्म होना। इसके आगे क्या था, इसके आगे था कि कॉर्टेक्स फॉर्म होना। इसके आगे क्या था कि कॉर्टेक्स के बाहर बैक्टीरिया को हमने एक कोट पहनाया, कोट के पहनाने के बाद क्या, एक्सोस्पोरियम फॉर्मेशन, मैच्यूरेशन और फाइनली रिलीज। हमने इसे याद रखा था रिलीज करके नाम से, 7 स्टेप, ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलो आज फिर हम शुरू करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। देखो, इसे समझने से पहले, ये तो हर कोचिंग में हर टीचर इसे पढ़ाते हैं, पर मुझे लगा कि इसे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करना पड़ेगा, देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्रोथ कर्व हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, इसके पहले वाले कंडीशंस क्या है। ये हम लोग एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है उसके लिए ये वैलिड है। हाँ, वैलिड तो होगा, पर जब ये ग्रोथ कर्व प्लॉट किया गया था तब ये एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए ही किया गया था, तो इसे याद रखना है कि फॉर सिंगल बैक्टीरिया होता है। और हमें ये देखना है कि हम एक बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में रखेंगे और उस पेट्री डिश में कंटिन्यूअसली खाना, पानी और ऑक्सीजन देते रहेंगे और यहाँ से कंटिन्यूअसली खाना, पानी और ऑक्सीजन से जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होगा उसे निकालते रहेंगे, यानी कि इसे कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है कि प्लेट में खाना दो और जो एक्सक्रीटेड वेस्ट है उसे निकालो, तो फिर एक इक्विलिब्रियम में बैक्टीरिया ग्रो करता है। और इसके साथ होना पड़ेगा प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिएंट्स, जो कि हम सभी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही हमें भी सर्वाइव करने के लिए, और पीएच आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना होता है हमारे ब्लड का या फिर डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स का, ठीक है। आप ब्लड का ही बता दो तो ही है।
तो भी चलेगा। तो बैक्टीरिया के लिए भी टेम्परेचर, पीएच एंड न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो क्राइटेरिया है, इसे आपको याद रखना है। अगर ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करके हम एक बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो इसका ग्रोथ एक प्री डिटरमाइंड पाथ को फॉलो करता है, साइंटिस्ट ने ये बोला, ठीक है। तो कैसे ये फॉलो करता है, देखिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये मैंने एक कर्व बनाया है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टाइम के साथ हम लोग प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ऊपर प्लॉट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ सेल्स से। नंबर ऑफ सेल्स मतलब, देखो जब एक बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो बड़ा होता है, उसके बाद वो डिवाइड करता है एक बैक्टीरिया में और दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर वहां से 4 बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं कर सकते दीदी, तो मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा 60 किलो का है और एक बच्चा 65 किलो का है। आप देख के थोड़े ही बोल सकते हो कि वो मोटा या पतला कौन सा वाला है, 65 किलो का या 60 किलो का। आप कंपेयर करके बोल सकते हो कि 65 किलो का जो बच्चा है वो 60 किलो से ज्यादा मोटा है, या फिर 60 किलो का जो बच्चा है वो 65 किलो से कम होता है। इसीलिए ग्रोथ एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। याद आया, एनसीईआरटी में भी था, ग्रोथ एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं लॉग ऑफ ग्रोथ को, जिससे हम मैथमेटिकली ये डिराइव कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस हम लोग टाइम को अगर प्लॉट करें, तो हमें दिखता है कि पहले तो बैक्टीरिया में एक लैग फेज आता है, उसके बाद लॉग फेज आता है, उसके बाद एक स्टेशनरी फेज आता है, और उसके बाद टोटल काउंट स्टेबल हो जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों ग्राफ अलग क्यों है? क्यों है अलग? कि ये वाला जो ग्राफ है ये आइडियल कंडीशंस पे है, और ये वाला जो ग्राफ है वो रियल कंडीशंस पे है। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब बैक्टीरिया को हम एक बैक्टीरिया को एक प्लेट में लेके उसे खाना, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ देते हैं, तो वो बैक्टीरिया पहले अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर करता जाता है, रिजर्व करता जाता है। और इस वाले फेज को जब वो बढ़ता नहीं है, अपने मतलब अपने सेल डिवाइड करके दूसरे बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करता, वो बस स्टोर करता जाता है और बड़ा होता जाता है, ये लैग फेज है। ये तो दोनों सिचुएशन में ही सेम है, इस वाले आइडियल में भी और इस वाले रियल में भी। पर लॉग फेज भी दोनों में सेम होगा। क्यों होगा? इस वाले फेज पे बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइड करता रहता है। अब बहुत खाना स्टोर कर लिया, देखो बैक्टीरिया का 2 ही काम है, एक खाना खाना और एक रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये दोनों प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको पता होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं। तो पहले वाले फेज में बैक्टीरिया स्टोर करता है और दूसरे वाले फेज में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले जो फेज में, ये जो स्टेशनरी वाला फेज है, इसमें देखिए दोनों फेज में थोड़ा डिफरेंस है। क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर देते रहते हैं, तो स्टेशनरी फेज में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है सेल का नंबर, पर इन रियलिटी सारे बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं वो बच जाए, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो इस फेज से डिफरेंस शुरू होता है कि ये वाले बैक्टीरिया कुछ, जैसे ही सेल डिवाइड करके बैक्टीरिया का नंबर तो बढ़ गया, पर कुछ बैक्टीरिया उसमें से मारे भी गए, तो बचे जितने वो स्टेशनरी हो गया। अब आगे देखो, हम लोग न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग जो खाना वगैरह है वो ऑक्सीजन वगैरह है वो भी सप्लाई कर रहे हैं, पर इन प्रैक्टिकल सिनेरियो आप जो बैक्टीरिया है उनमें स्पेस के लिए लड़ाई होगी। क्यों? कितने कितने सारे बैक्टीरिया इस पेट्री डिश में सर्वाइव कर पाएंगे? उनमें से कुछ मर जाएंगे, उनमें से कुछ को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई करेंगे तो फिर वो सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करेंगे और एक स्टेशनरी प्लेट्यू में आ जाएंगे कि इतने बैक्टीरिया बन रहे हैं और जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। वो होता है आइडियल सिचुएशन में। पर इन रियलिटी क्या होता है, हम कंटिन्यूअस सप्लाई तो नहीं दे सकते, हम नॉर्मल एक बार सप्लाई से ही पता लगाएंगे कि एक पहले ही प्लेटू आएगा और उससे भी आगे बढ़ाया तो बैक्टीरिया की डेथ का जो काउंट है वो बैक्टीरिया के डिवीजन के मतलब कंपेयर में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगेन मैं कह रही हूँ कि पार्डोन माय हिंदी वो थोड़ी खराब है, आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए, आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। चलो फिर हमने क्या पढ़ा कि जो आइडियल फेज है उसमें बैक्टीरिया लैग, लॉग, उसके बाद भी थोड़ा इंक्रीज होता है, यहाँ पे टोटल काउंट आके ये स्टेशनरी हो जाता है। और जो रियलिटी में होता है वो होता है लैग, लॉग, उसके बाद ही स्टेशनरी हो जाता है और कुछ देर बाद ये फेज ऑफ डिक्लाइन में चला जाता है। याद रहेगा। अब आप मुझे बताएंगे कि एक एक फेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पढ़ेंगे 2-3 करके, ठीक है। चलो
अभी देखो लैग फेज में कौन सा वाला था जिसमें बैक्टीरिया का साइज बढ़ रहा था पर डिवाइड नहीं हो रहा था, बिल्कुल पहले वाला फेज। तो इसमें क्या कहा था, डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन नहीं होगा तो डेथ भी नहीं होगी, टोटल काउंट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैक्टीरिया बस साइज में बढ़ रहा है। अभी देखो एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स को वो एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है डिवीजन के लिए। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल, अब बताती हूँ। तो सेल साइकिल में भी आपने पढ़ा है कि G1 S एंड G2 फेज होता है। S जो होता है डीएनए डिवाइड करता है, G1 में डीएनए डिवीजन की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ भी सेम होता है कि लैग फेज पे एंजाइम एंड मेटाबोलाइज्ड एक्यूमुलेट करके बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस फेज में बैक्टीरिया का सेल का साइज मैक्सिमम होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मत भूलना, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन आता है, जो कि पिछले आ चुका है 2015 में, आई थिंक सप्ली का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। आपके लिए सप्ली और करेंट जो बैच करिकुलम जो हर साल का होता है उसके सारे क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरे टाइम पे भी बहुतों ने किया था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाते हैं। नहीं, हमें इसके साथ जो सप्ली के भी क्वेश्चंस हैं उसे भी पढ़ना है, और अगर पॉसिबल हो तो हर जो कॉलेज का जो थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर होगा उसे भी करके जाना, तो फिर जो बाहर से क्वेश्चन एक दो आ जाता है ना, वो भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलो अब लॉग फेज की बात करते हैं। लॉग फेज में बैक्टीरिया डिवाइड तो करता है, मैंने आपको बोला, पर वो डेथ नहीं होता, इसीलिए बढ़ता जा रहा है ग्राफ। वही अगर स्टेशनरी फेज की बात करें तो बैक्टीरिया डिवाइड भी कर रहा है और डेथ भी हो रही है। देखिए डिवाइड तो कर रहा है पर डेथ नहीं हो रहा, लॉग डिवाइड भी कर रहा है, डेथ भी हो रहा है, इक्वल हो गया, समझे। चलो अभी इसमें टोटल काउंट बढ़ रहा है क्योंकि डेथ नहीं हो रहा। अभी सेल्स यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ है और एंड बिकम स्मॉलर। अभी ये कॉन्सेप्ट है, कैसे समझा है इसको, देखिए अभी बैक्टीरिया का काउंट बढ़ रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। अगर एक बैक्टीरिया पहले उसका साइज बढ़ा, उसके बाद वो डिवाइड हुआ, तो ऐसे जब जितना डिवीजन बढ़ता जाएगा तो बैक्टीरिया का साइज छोटा होता जाएगा पिछले वाले बैक्टीरिया से, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो ये हुआ लॉग फेज की कहानी। अभी स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है और डेथ भी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया टोटल काउंट तो इंक्रीज करता है पर वायबल काउंट डिक्रीज करता है, क्योंकि कुछ देखो टोटल काउंट इज इक्वल्स टू वायबल काउंट प्लस नॉन वायबल काउंट। अब ये वायबल काउंट मतलब कितने बैक्टीरिया जिंदा है, सिंपल, ठीक है। पर जिंदा होने के बैक्टीरिया के चांसेस कमते हैं, पर टोटल काउंट यानी कि मुर्दा या जिंदा दोनों बैक्टीरिया को मिला के टोटल काउंट बढ़ता है, ठीक है। अभी इस स्टेप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक ट्रिक लिख दिया है यहाँ पे, स्टैब, ठीक है। स्टैब यानी कि इस स्टेप में स्पोर्युलेशन होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूशन होता है, प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है एंड बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन होता है। ये सारे बैक्टीरिया के मतलब सेल के प्रोडक्ट्स हैं। स्पोर्युलेशन के बारे में आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में पढ़ा है। और ये टॉक्सिन प्रोडक्शन, ये वाला टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन नहीं है, कान खोल के सुन लो, सो रहे हो तो जाग जाओ, ये एक्सोटॉक्सिन है। टॉक्सिन के बारे में एक लेक्चर हमारे ऑलरेडी शेड्यूल में है, वो मैं डाल दूंगी, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए रट लो, टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और एंटीबायोटिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इस फेज में बैक्टीरिया मैक्सिमम मैच्योरिटी गेन करता है। तो मैच्योर्ड होगे तभी ना प्रोड्यूस करोगे। ये स्टैब निमोनिक से याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे साथ अभी बोलो, स्पोर्युलेशन, टॉक्सिन प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन। अभी ये बैक्टीरियोसिन जब मैं जीआई पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो। चलो अब ये डिक्लाइन वाला जो फेज है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, ये वाला फेज है जो ऐसे स्टेशनरी गया ना उसके बाद ऐसे गिरा, वो वाला फेज है। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, टोटल काउंट कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, पर वाइटल काउंट गिर रहा है, बैक्टीरिया की डेथ ज्यादा हो रही है, इसीलिए तो ग्राफ नीचे आ रहा है। और यहाँ पे इनवॉल्यूशन फॉर्म्स तैयार होते हैं। अभी इन्वोल्यूशन फॉर्म्स क्या है दीदी, ये होते हैं आड़े टेढ़े बैक्टीरिया, ऐसा समझ लो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल फॉर्म्स पढ़ाया था, याद है, शायद पिछले लेक्चर में, यानी कि हाँ वो जो फ्लैजेला वाला लेक्चर था वहां पे पढ़ाया था शायद। तो एल फॉर्म्स जो होते हैं वो भी एक टाइप के इन्वोल्यूशन फॉर्म होता है, यानी कि इनकम्प्लीट बैक्टीरिया या फिर आड़े टेढ़े बैक्टीरिया, उसे कहते हैं इन्वोल्यूशन फॉर्म। चलो मेरे साथ फटाफट से याद कर लो। अभी ये लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। लैग फेज में कोई डिवीजन नहीं होता, कोई डेथ नहीं होती, टोटल काउंट कांस्टेंट रहता है, एंजाइम मेटाबोलाइट्स के अमाउंट बढ़ जाता है, सेल्स का साइज मैक्सिमम होता है। लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया डिवाइड तो करता है पर कोई डेथ नहीं होती, टोटल काउंट इंक्रीज होता है, सेल्स आर यूनिफॉर्मली स्टेन एंड बिकम स्मॉलर, ठीक है। और फोर्थ वाला पॉइंट है कि सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मैक्सिमम एक्टिविटी, क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं एक्टिवली। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया डिवाइड तो करता है और डेथ भी होती है, इसीलिए एक प्लेटो अचीव होता है। टोटल काउंट इंक्रीजेस बट वायबल काउंट डिक्रीजेस, यानी कि जिंदा हुए बैक्टीरिया के नंबर्स घट रहे हैं
और बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। यहाँ पे ग्राम वेरिएबल बनता है। मैंने आपको बोला कि इस फेज में बैक्टीरिया मैच्योर होता है, इसीलिए वहां पे उसका जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली दिखता है। ठीक है, और हमें इसे याद रखना है कि स्टेप्स, स्पोरुलेशन, टॉक्सिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। और डिक्लाइन फेज में होता है कि बैक्टीरियल डिवीजन नहीं होता, टोटल काउंट कांस्टेंट रहता है, पर वो जो वाइटल काउंट्स है बैक्टीरिया की, जो वायबल बैक्टीरिया है उसका अमाउंट डिक्रीज होता है, और इसके साथ ही जो बैक्टीरिया के इन्वोल्यूशन फॉर्म्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। चलो हो गया। चलो अब आखिरी का स्लाइड है। मैंने आपको बोला था कि हर लेक्चर में हम लोग साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे ताकि हमको याद हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉल अर्लिक के बारे में। इनका जो ट्रिक है, ये मेरी टीचर डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम ने थोड़ा हिंट दिया था, वहां से मैंने पूरा कंप्लीट किया है, तो उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। चलिए, पॉल एर्लिक को हम लोग याद करने के लिए, सर पॉल एर्लिक को पीए और सीएच से याद रखेंगे। नाम के पहले दो अल्फाबेट्स और आखिरी के दो अल्फाबेट्स। कैसे याद रखेंगे? देखो, पहले तो याद रखो कि अल्रिक से अल्रिशिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये पीए और सीएच, पी फॉर प्राइज, नोबेल प्राइज, किसके लिए मिला था? टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पी ए फॉर एसिड फास्टेन। तो क्या दीदी एसिड फास्टेन ये वही वाला जेडेल्स्टेन है? हाँ बिल्कुल, ये जेरेंस्टेन ही है। तो फिर जेरेंस्टेन क्या ज़ील नील्सन ने नहीं दिया था? नहीं दिया था, यही तो याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइंटिस्ट सर पॉल अल्रिक ने एसिड फास्टेन या फिर जेडेंस्टेन दिया था, मतलब डिस्कवर किया था। और जो सीएच से है, सीएच से हम लोग याद रखेंगे केमोथेरेपी, क्योंकि पॉल एल्रिक थे फादर ऑफ केमोथेरेपी। ये जो आजकल इतना केमोथेरेपी ट्रीटमेंट में यूज होता है, उनके जो फादर है वो है सर पॉल एल्रिक। तो याद रहेगा, अल्रिशिया ऑर्गेनिज्म, नोबेल प्राइज फॉर टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन स्टैंडर्डाइजेशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसिड फास्टेन, इन्होंने बनाया था, और फादर ऑफ केमोथेरेपी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे से अगर मैं कोई वीडियो डालूं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, यही वाले नोट्स मेरे हैंड रिटन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए ओके बाय।